अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ सदीक जान साहब मौजूद हैं। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस से मुतल्लिक जो है वो अपना फ़ैसला सुनाया और 8 जजेज़ ने तहरीक इंसाफ के हक़ में फ़ैसला दिया। उसके बाद हुकूमत ने एक नया कार्ड खेला और हुकूमत जो बिल लेकर आई, आखिरकार वो बिल कमेटी को भेजा गया। पहले मंजूरी दी गई, उसके बाद कमेटी को भेजा गया। अब सुप्रीम कोर्ट का उससे मुतल्लिक क्या रिस्पॉन्स होगा सदीक जान साहब? हुकूमत ने तो अपना कार्ड तकरीबन खेल दिया है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, हुकूमत ने अपना कार्ड खेल दिया है, लेकिन हुकूमत का ये कार्ड जो है ये मिस फायर है, ये हवाई फायरिंग है और ये निशाने पे नहीं लगेगा और हुकूमत को अंदाज़ा नहीं है कि इनके साथ होगा क्या। देखें, इस वक्त 4 इमारतों के दरमियान जो है वो लड़ाई जो है वो शदीद हो गई है। यानी आप देखें ना कि शराय दस्तूर पे आप तो जाते हैं, रोज़ कवर करते हैं इस्लामाबाद कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को और पार्लियामेंट को, तो देखें ना कि ये 3 इमारतें हैं। यानी पहले पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के साथ बिल्कुल उसकी यानी वो दरमियान में जंगला है और साथ सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट के साथ पार्किंग और पार्किंग के साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है। ये 3 इमारतें हैं और इन 3 इमारतों जो तीसरी इमारत है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, उसके सामने जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। अब ये लड़ाई इन 4 के दरमियान है, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि वो हाथियों की लड़ाई में जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं ना वो मारी जाती हैं, कुचली जाती हैं। तो इसमें जो पहला निशाना बनेगा ना वो नवाज शरीफ साहब का जो मोहरा है सिकंदर सुल्तान राजा, वो बनेगा शिकार। अच्छा। क्योंकि उससे जो काम शरीफ खानदान लेना चाह रहा है वो उसको बड़ा भारी पड़ेगा। अच्छा, ये भी हो सकता है कि ये आपको और मेरा मौक़िफ़ हो के बड़ा भारी पड़ेगा, हम अपने अंदाज से देख रहे हैं। वो ये सोच रहा हो कि मेरा पीछे 1 साल रह गया है, 1-1.5 साल रह गया है मेरा, यानी एज ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और अगर मैं शरीफ खानदान और बहुत से लोग जो मुझे कह रहे हैं कि तुम कर गुजरो, तो मैं कर गुजरता हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? मुझे कंटेम्प्ट में सुप्रीम कोर्ट हटा देगी, मिसकंडक्ट में हटा देगी तो क्या होगा? वैसे ही है, ठीक है, तो क्या होगा? वो ये मतलब इस लेवल के लोगों में ना बदकिस्मती से फिर चीज़ें वो और तरह से देखते हैं। वो ये भी शायद सोच रही हूँ कि मैंने 1 साल और रहना है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कितनी तनख्वाहें मिल जाएंगी? मुझे नहीं पता चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तनख्वाह कितनी होती है, लेकिन एक फ़र्ज़ कर लेते हैं कि 1.5 करोड़ रुपया। तो अगर उनको या इस ओहदे पे, चले इनका नहीं कहते, इस ओहदे पे बैठा हुआ कोई भी शख्स हो, उसको ये कहा जाए कि यार तुम यहाँ पे रहोगे, साल सवा साल तुम्हारा रह गया है, तुम्हें 1.5 करोड़ मैक्सिमम मिलेगा, तो तुम्हें अगर 2 अरब दे दिया जाए तो क्या ख्याल है? हाँ, वैसे ही दे देते हैं। ठीक है। हाँ। शरीफ खानदान की अच्छी चीज़ है, वो बड़ा ख्याल रखते हैं अपने लोगों का और फिर वो उनकी आने वाली नस्लों का भी ख्याल रखते हैं, उनके भी ख्याल रखते हैं उनके बाद। और फिर उनकी एक और अच्छी बात यह है कि वो कहते हैं दुनिया के किस मुल्क में आपको पैसा चाहिए, किस करेंसी में चाहिए, ये भी वो मतलब इसमें कोई इस पर उनको क्रेडिट देना चाहिए। वो अपने लोगों का बहुत ख्याल रखते हैं। अब मसला ये है कि चले एक लम्हे के लिए हम कहते हैं कि पैसों का नाम भी हो, ये होगा कि आपको दुनिया में कहीं भी लगा देंगे, किसी और उसमें लगा देंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि कैसे सिकंदर सुल्तान राजा साहब ये भार उठाएंगे। अगर कोई ये समझता है कि उनके साथ कुछ नहीं होगा तो वो गलत सोचता है, क्योंकि देखें सुप्रीम कोर्ट में तो इतलात ये हैं कि बड़े फैसले कर लिए गए हैं। अच्छा। और सुप्रीम कोर्ट में बड़े फैसले कर लिए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट पीछे नहीं हटेगी, पीछे इन्हीं को हटना पड़ेगा, इन तीनों को पीछे हटना पड़ेगा। और देखें पार्लियामेंट में कल सुन रहा था रीमा उमर साहबा को, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त एक बात की। उन्होंने कहा कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को समझा ही नहीं है। इन्होंने जो कानून में तरमीम की हैं ये कर भी लें तब भी इन्होंने समझा ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को। सुप्रीम कोर्ट ने माजी में जाके जो चीज़ें हुई थी उस वक्त के हालात और वाक़यात के को मद्देनजर रखते हुए एक फैसला दिया जो माजी का चीज़ों को उन्होंने ठीक किया है। उन्होंने ये आइंदा के लिए नहीं कर दिया कि आइंदा भी, यानी याद होता ना कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी इंटरप्रिटेशन की होती कि कानून की कि आइंदा भी कि हमारी तशरीह ये है इस कानून की। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहती कि हमारी तशरीह ये है कि क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है तो हमारी तशरीह है कि ये कोई भी जो है वो जब आज़ाद डिक्लेयर हो जाता है और किसी और पार्टी में चला जाता है, यानी या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में चले गए, उसके बावजूद वो कह सकता है कि मैं दोबारा किसी और पार्टी में जाना चाहता हूँ। या सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा होता कि हम आइन की तशरीह कानून की तशरीह ये कर रहे हैं कि जब किसी को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया जाएगा तो वो बाद में बता सकते हैं यार मैं तो आज़ाद ही था, मैं तो उस वक्त फलां पार्टी का हमायत याफ्ता था, तो अब वो उस पार्टी में चला जाए। ये सुप्रीम कोर्ट ने कानून की तशरीह नहीं की, कानून वही है, कानून नहीं बदला। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट ने आइन की तशरीह करते हुए माजी में जाके सुप्रीम कोर्ट ने उन हालात और वाक़यात के मुताबिक जो तबाही और बर्बादी की गई सुप्रीम कोर्ट ने उसको ठीक किया है। और ये बात तो गाजी फाइज ईसा साहब भी मान रहे हैं, 13 में से 11 जजेस ये बात मान रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के 13 जनवरी के फैसले को गलत इंटरप्रेट किया। और खुद काजी फाइज ईसा साहब और जमाल खान मुंदखिल साहब ये कह रहे हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि इन जजेस ने 8 जजेस ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने जो तबाही और बर्बादी की और इलेक्शन कमीशन ने जो तबाही और बर्बादी इस मुल्क की ये नहीं हो सकती थी। जो मुतनासिब नुमाइंदगी है उसके मुताबिक यही है कि वोटर जिसको वोट देंगे
وہ ایم این ایز بنیں گے, ایم پی ایس بنیں گے, جتنے ان کے ووٹ سے ایم این ایز ایم پی ایس بنیں گے اسی کے تناسب سے ان کو سیٹیں ملیں گی. متناسب نمائندگی کے حق کو تسلیم کرتے ہوئے, لوگوں کے رائٹ آف ووٹ کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ جناب یہ ایک گراؤنڈ ریالٹی ہے کہ یہ امیدوار پی ٹی آئی کے تھے. پی ٹی آئی کو الیکشن کمیشن نے کہا کہ بطور جماعت یہ اب ایگزسٹ نہیں کرتے. الیکشن کمیشن نے یہ کہا تھا کہ پی ٹی آئی بطور جماعت ایگزسٹ نہیں کرتی کیونکہ قاضی فائز عیسی صاحب نے, کیونکہ مسرت ہلالی صاحبہ نے بلہ چھین لیا ہے. جب قاضی نے بلہ چھین لیا ہے تو پی ٹی آئی دھڑام سے گئی, ختم, زیرو, غائب. الیکشن کمیشن نے یہی سمجھا, الیکشن کمیشن نے یہ کہا کہ پی ٹی آئی سے جب بلہ چھین لیا گیا تو پی ٹی آئی بطور پولیٹیکل پارٹی آؤٹ. سپریم کورٹ کے 11 جج یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بلہ ضرور لے لیا گیا تھا, چھین لیا گیا تھا, لیکن پی ٹی آئی بطور جماعت تب ایگزسٹ کرتی تھی. نشان چھن جانے سے ایک پولیٹیکل پارٹی, ایک تو اس کی بطور پولیٹیکل پارٹی وہ ختم نہیں ہو جاتی, دوسرا اس کے جو پولیٹیکل پارٹی جب وہ رہتی ہے تو ایز اے پولیٹیکل پارٹی اس کے جو رائٹس ہیں وہ اس کو ملیں گے. اور یہ پولیٹیکل پارٹی کا رائٹ ہے کہ اس کو مخصوص نشستیں ملیں, جتنا اس نے ووٹ لیا ہو اس کے مطابق جتنی اس نے سیٹیں لی ہوں. تو سپریم کورٹ نے بیسیکلی ماضی میں جو غلط کاریاں ہوئیں ان غلط کاریوں کو سپریم کورٹ نے ٹھیک کیا. سپریم کورٹ نے آئندہ کے لیے نہیں کہا کہ آئندہ بھی یہ ہوگا کہ کوئی بھی ایسے کسی اور جماعت میں شامل ہو جائے اور پھر وہ کہے کہ میں نے تو اس جماعت میں جانا ہے, میں آزاد ڈکلیئر ہو گئی. میں تو وہ ماضی میں گئی ہے سپریم کورٹ, مستقبل میں نہیں گئی. ان کے اگر قانون کا مان بھی لیں تو یہ مستقبل پہ اطلاق ہوگا, ماضی پہ نہیں ہوگا. اور انہوں نے ماضی سے کیا ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. یہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو ملیں گی, ہر صورت میں ملیں گی, کوئی بھی نہیں روک سکتا. اور سپریم کورٹ پیچھے نہیں ہٹے گی. پیچھے ادھر ادھر والوں نے اور سامنے والے نے ہٹنے ہیں. وہ سامنے والے کی تو سیاسی طور اور انتظامی طور پہ اوقات ہی نہیں ہے, جو الیکشن کمیشن والے اس کی تو اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ کھڑا ہو کے سپریم کورٹ کو کہ میں نہیں مانتا تمہاری بات. اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کو الیکشن کمیشن غلط سمجھتا تھا تو ان کو پہ ریویو ڈالنا چاہیے تھا. بالکل ریویو نہیں ڈالا ابھی تک. ابھی ٹائم ہے ان کے پاس, ویسے مطلب ان کے پاس 11 دن ہیں, لیکن ابھی تک الیکشن کمیشن نے نظر ثانی درخواست نہیں ڈالی. یعنی الیکشن کمیشن نے یہ نہیں کہا سپریم کورٹ کو کہ آپ کا فیصلہ غلط ہے. الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کو کہا کہ ہمیں آپ یہ بتا دیں کہ یہ ہم جو پی ٹی آئی کے لوگ ہمارے پاس آئے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کے ہیں, سرٹیفکیٹ انہوں نے لگایا ہے جس پہ دستخط اس کے ہیں بیشر گور کے ہیں, تو ہمارے پاس تو بیشر گور ایگزسٹ نہیں کرتا. حالانکہ پی ٹی آئی نے یہ تیسری بار جو انٹر پارٹی الیکشن کروائے ہیں, ابھی تک الیکشن کمیشن نے ان کو کالعدم قرار نہیں دیا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس بیس مانا بھی نہیں ہے لیکن کالعدم بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے, مان کے ان کو سرٹیفکیٹ بھی جاری نہیں کیا. ٹھیک ہے, ان کو بلے کے نشان بھی واپس نہیں کیا, لیکن الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ ایکسیپٹ بھی نہیں کیا. اب اس میں یہ ہے الیکشن کمیشن کا کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس نے 39 کو تو مان لیا پی ٹی آئی کا, ان کا بھی تو سرٹیفکیٹ بیسر گور صاحب نے دیا تھا. تو الیکشن کمیشن کے اپنے فیصلے میں تضادات ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو کچھ حکومت کر رہی ہے, ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ حکومت جو لڑائی لڑ رہی ہے نا عدلیہ کے ساتھ, یہ بیچارے مجبوراً لڑ رہے ہیں. دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے نا جیسے وہ ہمارے جوان جیسے جا کے اور لڑتے ہیں, وہ جذبہ حب الوطنی, جذبہ شہادت کے ساتھ لڑتے ہیں نا, ملک کے لیے لڑتے ہیں. جب وہ ملک کے لیے لڑتے ہیں تو ان کا ایمان, جذبہ, طاقت, قوت کچھ اور ہوتی ہے. اور اگر کسی کو, اور کئی ملکوں کے فوجی ہیں جو پیسے کے لیے یا زبردستی ان کو میدان میں اتار دیا جاتا ہے, ان کا وہ جذبہ نہیں ہوتا جو ہمارے جوانوں کا جذبہ ہوتا ہے, وہ جو ایمان کا, حب الوطنی کا, وہ اس دھرتی کا, وہ فورس ہے نون لیگ والے جو آگے بھاگے پھر رہے ہیں, جو زبردستی میدان میں اتارے گئے ہیں. آپ کسی کو زبردستی میدان میں اتارنے کے لڑو, وہ کیسے لڑے گا؟ بالکل ایسے ہی ہے, وہ بے دلی سے لڑے گا, وہ جنگ ہروا دے گا. یہ جنگ نون لیگ کو ہارنی ہے, یہ جنگ نون لیگ ہارے گی, لیکن اتنی جلدی وہ تسلیم نہیں کر رہے. سر ٹائم تھوڑا رہ گیا. سپریم کورٹ نے نا ایک ٹائم لائن دی تھی. سپریم کورٹ نے کہا تھا اتنے دن میں آپ سرٹیفکیٹ جمع کروائیں گے, ہر امیدوار بین حلفی جمع کروائے گا, اس کے بعد پارٹی سرٹیفکیٹ جمع کروائے گی. پی ٹی آئی نے کیا کیا ہے کہ وہ جو ٹائم لائن تھی نا 15 ورکنگ ڈیز, وہ ختم ہو رہے تھے 6 اگست کو. ٹھیک ہے, 6 اگست کو پہلے 15 ورکنگ ڈیز ہفتہ اتوار نکال کے محرم کی چھٹی نکال کے پی ٹی آئی نے کیا, اچھا اس کے مطابق یہ ہے کہ 6 اگست تک انہوں نے بیان حلفی جمع کرانے تھے. اس کے بعد 7 ورکنگ ڈیز میں پارٹی نے وہ کرنا تھا, بتانا تھا کہ ہمارے امیدوار تھے. پھر اس کے بعد اگر وہ نہ بتاتے الیکشن کمیشن نے ان سے پوچھنا تھا, وہ ایک لمبا پروسیس تھا. پی ٹی آئی نے زبردست کام یہ کیا ہے کہ انہوں نے بہت جلدی تمام سرٹیفکیٹ جمع کروا دیے, تمام بیان حلفی پلس سرٹیفکیٹ بھی جمع کروا دیا ساتھ. اب وہ جو ٹائم لائن تھی نا 7 اور 22 ورکنگ ڈیز کی, جو کہ جا کے کوئی اگست کے اینڈ میں جا کے مکمل ہو رہی تھی, وہ
26 जुलाई को एग्जॉस्ट हो गई, 26-27 अगस्त जुलाई को। अब 7 वर्किंग डेज अगर आप देखते हैं तो 6 अगस्त से पहले इलेक्शन कमीशन को पीटीआई के इन 41 लोगों को नोटिफाई करना है बतौर पीटीआई के एमएनएज, जो कि इलेक्शन कमीशन को करना ही करना है। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के नहीं कह सकता कि जनाब हमने आपको दरखास्त डाली हुई थी तो आपने वो हमें क्लैरिफाई नहीं किया, तो ये वो सारा कुछ। टाइम बड़ी तेजी से उस पॉइंट पे जा रहा है जहां इनको सरेंडर करना है। नून लीग सरेंडर करेगी, शरीफ खानदान सरेंडर करेगा, सिकंदर स्वराज सरेंडर करेगा, सुप्रीम कोर्ट के सामने सरेंडर करना है, कोई ऑप्शन नहीं है, ये जो मर्जी कर लें। और पहले इसमें जो टारगेट मुझे नजर आ रहा है ना वो नवाज शरीफ की जो मोहरा है सिकंदर स्वराज, मुझे ये लग रहा है ये बेचारा हाथियों की लड़ाई में इस बेचारे का काम हो जाएगा। अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि अगर सेनेट से बिल जो है वो उसकी पास हो जाता है बिल और बाकायदा तौर पे वो हिस्सा बन जाता है उसका, तो तहरीक इंसाफ उसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज भी तो कर सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी तो वहाँ पे वही जजेस वो बात वो बिल्कुल ठीक है, वो अगली स्टेज है। देखें, अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया होता, मिसाल दे रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया होता कि इलेक्शन कमीशन इस सारे मामले को, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जो कुछ अब तक हुआ है उसको हम कलअदम कर रहे हैं, मतलब अब तक से मुराद यह है कि जो इन्होंने पीटीआई वालों को आज़ाद डिक्लेयर किया, फिर पीटीआई वाले सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में चले गए, सुप्रीम कोर्ट कहती है हम इसको कलअदम कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन जो है वो इसको कानून के मुताबिक दोबारा देखे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के उन्होंने गलत मतलब लिया, पीटीआई बतौर पार्टी मौजूद थी, इलेक्शन कमीशन इस मामले को कानून के मुताबिक दोबारा देखे। अगर सुप्रीम कोर्ट इतना कह देती ना, फिर स्पेस थी, फिर जल्दी जल्दी कानून बदल देते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कानून के मुताबिक देखो, कानून वो कहते हैं आज हमने देखना है कानून ये है। हाँ बिल्कुल, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट देखें, आज ये जो तनकीद करते हैं ना जो लोग कि जी सुप्रीम कोर्ट ने जनाब ये कैसे कह दिया, वो कैसे कह दिया, 15 दिन कैसे दे दिए, ये वो, भाई वो भूल गए आप कासिम सूरी साहब वाली जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इतने बजे उस दिन को इजलास बुलाया जाएगा, फलां टाइम तक इजलास जारी रहेगा और उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगा जब तक अदम एतमाद की तहरीक पे अमल दरामद नहीं हो जाता। एक एक चीज़, एक एक मरला सुप्रीम कोर्ट ने लिख दिया था। तो सर ऐसे नहीं होता, इनको पीछे हटना है, इनको शिकस्त होनी है और इन्होंने फैसला करना है कि इन्होंने कितनी जिल्लत कमा के और ये शिकस्त एक्सेप्ट करनी है। ये मखसूस नशिस्तों का जो तहरीरी फैसला है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या हम कहते हैं कब तक आ सकता है? मेरा ख्याल है, आपने अच्छा सवाल किया, मेरा ख्याल है कि ये 1 हफ्ते में आ सकता है, किसी भी वक्त आ सकता है, किसी भी, क्योंकि हो सकता है कि जब ये तहरीरी फैसला आए तो ये सारे अबहाम दूर हो जाए, सब कुछ क्लियर हो जाए और इलेक्शन कमीशन की भी तबीयत साफ हो जाए। बिल्कुल, मैं ये देख रहा हूँ कि जो तहरीरी फैसला आएगा और उसमें जो इजाफी नोट आएंगे, मुझे तो ये भी लगता है कि 3-4 इजाफी नोट आएंगे। अच्छा, मुझे तो लगता है 3-4 इजाफी नोट आएंगे और मुझे लगता है कि जो तहरीरी फैसला आएगा, जो उसमें इजाफी नोट आएंगे, अगला पूरा महीना पाकिस्तान की पूरी सियासत, पूरा सब कुछ उसके गिर्द घूमेगा, आप देखिएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद थे। ज़रा ये भी बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक जो तहरीरी फ़ैसला है वो तकरीबन लिखा जा चुका है और जजेस के अंदर जो है वो इस वक्त सर्कुलेट कर दिया गया है। बहरहाल मज़ीद जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।